अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो के अंदर हम नम्स का एक पास्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स के MCQs करा दिए हैं। अभी मैं आ गया हूँ पास्ट पेपर्स की तरफ। अगर आपने चैप्टर वाइज MCQs देखने हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पे MD-CAT E-CAT के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बने हुए हैं जिसमें सारे अकेडमीज़ के MCQs सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं। इससे पहले मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कराया था आपको, और उसके साथ साथ नम्स के 2 पेपर पहले करा चुका हूँ। आज ये 3rd पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन में से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर प्रोलीन। अब प्रोलीन क्या है? प्रोलीन इज एन अमाइनो एसिड। प्रोलीन क्या है? दिस इज एन अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड यू नो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन क्या है? दिस इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। ठीक है, इसको आप मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हो। इसको क्या कहते हो? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स की आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की हैं, बायो की भी और साथ में केमिस्ट्री की भी। ठीक है, केमिस्ट्री में हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ते हैं और बायो में हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। अगर आपने वो देखनी तो आप वो भी देख सकते हो। सो अमाइनो एसिड के अबाउट हमसे पूछ रहे हैं। अमाइनो एसिड क्या है? दिस इज़ अ मोनोमर। ठीक है, हमारे पास ये क्या होता है? दिस इज़ अ मोनोमर, क्योंकि सिंगल यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है? पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोलीन का हमसे स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द प्रोलीन। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है? ये जो आपके पास CH3 लगा हुआ नजर आ रहा है, CH है, COOH है, NH2। अब इसके अबाउट अगर आपसे पूछ लेता है, सो दैट इज एलानिन। ठीक है, दैट इज द एलानिन। और सबसे जो सिंपलेस्ट है ये डी के अंदर लिखा हुआ है। डी में जो लिखा हुआ है दिस इज सिंपलेस्ट वन, और इसको आप क्या कहते हो? दैट इज द ग्लाइसिन। ये आपके पास क्या है? दैट इज द ग्लाइसिन। और ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये देखिए कार्बन है, यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। और पीछे इसके साथ ये क्या लगी हुई है? ये कार्बन चेंज होती है, कार्बन फिर फर्दर अटैच्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके अबाउट अगर हम पढ़ते हैं, सो दैट इज वेलिन। ये हमारे पास क्या है? वेलिन है। सो दिस इज द वेलिन। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो हमारे पास गिवन है दैट इज प्रोलीन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास है वेलिन। ऑप्शन नंबर सी के अंदर एलानिन है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अमाइनो एसिड के अबाउट आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन एटम होता है, एक साइड पे क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन होता है, इस साइड पे हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच्ड हो सकता है। और इसी के ऊपर हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स की कैटेगराइज की जाती है। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, ये देखिए बेसिक ये है, C के साथ H है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरी साइड पे N है। बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अटैच्ड हो सकता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQ नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स द प्रोटॉन। जब कहता है कि ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है तो कौन सा ऐसा है जो कि आयन प्रोटॉन को डोनेट करता है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये आपके पास है एमाइनो ग्रुप, ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है। तो हाइड्रोक्सिल आयन तो होगा नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इसके पास यहाँ पे प्रोटॉन ही नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। इन दो में से आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो ज्विटर आयन कब बनता है? ज्विटर आयन जो आपको मैंने ऊपर ये बना के दे दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये करता क्या है कि हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास होता है क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाता है? टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन आई, ये डबल बॉन्डेड O है, ये कार्बन के साथ अटैच है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे R है। NH2 यहाँ पे पहले कितने हाइड्रोजन है? 2। एक यहाँ से भी निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा? NH3। और नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आयन बन गया दिस इज द ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन में प्रोटॉन किसने डोनेट किया है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने, C
OOH ग्रुप ने, तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है दैट इज़ द प्रोटॉन डोनर। और इसको जब आप आइसोमेरिज्म पे पढ़ते हो तो इस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हो? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, आप लोगों ने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है कि ये एक स्ट्रक्चर गिवन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अबाउट स्ट्रक्चर। कि अगेन हमारे पास क्या है? एक अमीनो एसिड गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे H। ठीक है, इस H को अगर आप इधर लिख देते हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी ये जो ग्रुप है ये अटैच्ड। ठीक है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दिस इज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो अटैच्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है एस्पार्टिक एसिड। सो एस्पार्टिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक साइड पे क्या है? NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है? CH2 और COOH ग्रुप लगा होता है। तो ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है एस्पैरेजीन। तो एस्पैरेजीन में क्या होता है कि यही चीज़ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक साइड पे कार्बन है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, और इस साइड पे ऑब्वियसली NH2 ग्रुप ही होता है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे क्या है कि आपने लगा देना है CH2, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे दोबारा से NH2। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो गया? दैट इज़ फॉर द एस्पायरोजीन। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास है एडापिक एसिड। एडापिक एसिड के अबाउट आप लोगों ने एक जगह पे पढ़ा हुआ है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है नायलॉन 66। ये जो आपके पास यहाँ पे आने वाला है CH2 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 CH2, कितने कार्बन होंगे? 5, और एक यहाँ पे आप दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दो एंड पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? दिस इज द एडापिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, सो ग्लूटामिक एसिड ही आपको गिवन है, कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और फिर आप यहाँ पे क्या लगा दो? NH2 ग्रुप लगा दो, एमाइनो ग्रुप लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो? CH2 एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें से ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन ये क्या है? दिस इज एमाइड ग्रुप। हमारे पास क्या है? दिस इज एमाइड। एमाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये ग्रुप होता है ना, तो दिस वन इज एमाइड। बाकी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अदरवाइज दीज ऑल आर अमीनो एसिड्स। नंबर 48 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे पहले MCQ के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि सबसे जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एक साइड पे अमीनो ग्रुप होता है, ये तो सब में होता है। एक साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। सबसे सिंपलेस्ट जो है वहाँ पे हाइड्रोजन होता है, बाकी के अंदर कार्बन की जो चेन है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है। नंबर 49 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड नायलॉन 66। अभी आपको मैंने एडापिक एसिड की बात की तो मैंने आपको कहा आने वाला है। सो नायलॉन 66 से जो पॉलीमर बनता है दैट इज पॉलीइमाइड। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज द राइट वन। अब जो एडापिक एसिड है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है ये कितने टाइम्स होते हैं? 4 टाइम्स। फिर यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, दिस इज द एडापिक एसिड। ठीक है, इसके साथ क्या होता है? एमाइनो ग्रुप होता है NH2, इसके साथ यहाँ पे CH2 यूनिट्स होती हैं, कितनी? 6 होती हैं, और फिर अगेन यहाँ पे CH2 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल जिसको आप हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन कहते हो। ठीक है, अब ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो कंबाइन होने के बाद क्या होता है कि एक साइड से H निकल जाता है, दूसरी साइड से OH मॉलिक्यूल निकल जाता है, और आपके पास एक लॉन्ग पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है जिसको आप क्या कहते हो? नायलॉन 66 बोलते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे CH2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे N अटैच कर दें। ठीक है, N के हाइड्रोजन से यहाँ से H निकाल दे, यहाँ से इस तरह हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2 होल टाइम कितने? N
इसके साथ H और फिर ये, तो इस तरह का कोई एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाता है जिसको क्या कहते हो, दैट इज़ पॉली एमाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये बीच में ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन सा रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, और आपके पास इस तरह पॉलीमर बनता है जिसको आप नायलॉन 6 कहते हो। नायलॉन 6 ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे मिलकर ही बने होते हैं, एडापिक एसिड हो गया, हेक्सामेथिलीन डायमाइन हो गया, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 4, तो ये 6 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन मौजूद है, तो इसलिए इसको नाम जो है इस तरह दिया गया है। 50 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट देखो किसी से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसके अबाउट मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, और जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज के अबाउट, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इसमें से एक दोनों का फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O6, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें से एक एल्डिहाइडिक होता है, दूसरे कीटोनिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्रोमोलिक्यूल की मेरी वीडियो देखें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। अब DNA जो है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है? एडेनिन भी होता है, इसके अंदर गुआनिन भी होता है, इसके अंदर साइटोसिन भी होता है, इसके अंदर थायामीन भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर RNA जो है वो नहीं होता, और सॉरी इसके अंदर यूरेसिल नहीं होता। RNA जो है, RNA के अंदर क्या होता है? RNA के अंदर एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, ठीक है। ये दीज आर द नाइट्रोजनियस बेसिस, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर C हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 52 हमारे पास है कि इन वुडी पार्ट ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इज। ये पास्ट पेपर पहले जो मैंने कराए उसके अंदर भी मौजूद है कि सेलुलोज की परसेंटेज वुडी पार्ट के अंदर होती है 50%, ठीक है, और जो कॉटन है उसके अंदर 99% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है जो आपने अपने पास याद रखना है। 53 हमारे पास है कि यहाँ पे एक एटम है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है और उससे कुछ और बन रहा है, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर गिवन है। तो ये क्या हो सकता है? देखो अब इसमें सिंपल बात ये है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, दीज आर द सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसमें 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या है? अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s1 ही होगी, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, हमने वो बना लिए। फिर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद आप क्या कर दो? इन सबको जोड़ दो, ठीक है। ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 6, ये 8। तो ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट है, हाइड्रोजन जो है सबका डुबलेट कंप्लीट है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी? अमोनिया मॉलिक्यूल की होगी। नंबर 54 हमारे पास है कि एक स्ट्रक्चर गिवन है, ये आपके पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? सो दैट इज़ एक्चुअली द पॉलीईस्टर। ये आपके पास क्या है? पॉलीईस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज़ अगेन अ पॉलीमर, ठीक है, जो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ते हो। इसमें क्या होता है कि लेट से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, लेट मी ड्रॉ इट, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है अगेन, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ दो? ये बेंजीन की रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आप दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 4 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ आपने क्या करना है? इसके साथ एक और मॉलिक्यूल को जोड़ देना है, HO CH2 और OH। यहाँ पे देखो 2 टाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, टोटल कार्बन कितने हैं? 2, 2 का क्या कहते हो? इथेन बोलते हो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 टाइम है तो इसको आप डाई कर दो, OH के लिए आप OL लगाते हो, तो 1 2 डाई OL होगा। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये आप निकाल लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और रिजल्टेंट भी आपके पास ये मॉलिक्यूल इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप हाइड्रोजन को निकाल दो, क्योंकि हम पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर में चेंज जो है वो इस तरह आप लिखते हो। अब ये बेंजीन की रिंग है, थोड़ी सी आगे पीछे होगी, लेकिन ये यही रिंग है। इसके साथ यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2
यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे O, और यहाँ से आप हाइड्रोजन रिलीज़ कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप साथ में वाटर भी लिख देते हो कि वाटर यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। एनीवेज ये जो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज़ द पॉलीमर, इसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ पॉलीईस्टर। सो यही चीज़ देखें आपके पास यहीं पे गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ 55K। इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एन अननोन कंपाउंड वाज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयोडीन, द कलर बिकेम इंटेंस ब्लू, व्हाट कुड बी द अननोन कंपाउंड। कहता है लेबोरेटरी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर उस अननोन कंपाउंड को ऐड किया गया था, और उसके अंदर क्या ऐड किया, आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर, मतलब आयोडीन जो है उसके अंदर ऐड कर दिया। अब उसके बाद देखा गया कि जो कलर है वो कन्वर्ट हो गया किधर, ब्लू के अंदर, इंटेंस ब्लू कलर जो इसका आ गया। अब ये कौन सी सब्सटेंस हो सकती है, सेलुलोज, रेफेनोज, राइबोज या फिर स्टार्च, दैट इज़ द स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, स्टार्च की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ जिसको आपने याद रखना है। स्टार्च जो है ये किस चीज़ से बनकर बनाता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। एमाइलोज की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू कलर रिएक्ट दे देता है विद द आयोडीन, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। नंबर 56 हमारे पास है कि ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन डैश। अब ओजोन कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट्स होती हैं, दीज आर द डॉप्सन यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए के अंदर डेबाई यूनिट्स है, तो इससे हम मेजर करते हैं म्यू, जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम इससे मेजर करते हैं। अभी इसका मुझे नाम जो है वो जहन से निकल गया है, फार्मूला मैंने लिख दिया, अब नाम जो है वो जहन से निकल गया। देखिए ये इंसान की हालत है। चले, अगर मुझे याद आ जाता तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 57 हमारे पास है, द गैस विच इज़ मेनली प्रोड्यूस इन लैंडफिल फ्रॉम द वेस्ट इज। अब लैंडफिल से जो लैंडफिल के वेस्ट से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ द मीथेन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को ही पिक कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा ये जो लैंडफिल गैस है ये एक्चुअली हमारे पास ऑब्टेन होती है जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके आप 2 मोल्स ले लो, इसमें आप बैक्टीरिया को ऐड कर दो, बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में। इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मीथेन की होती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाती है, और लैंड फिल गैसेस जो इसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन ये कह रहा है कि मेनली जो है वो दैट इज़ मीथेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 58 है कि द सबस्टांस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द डैश। अब कहता है कि अगर आप लोगों ने आइसोटोप्स जो हैं उसकी सेपरेशन करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको आप पहले कन्वर्ट कर देते हो किधर, फ्री स्टेट्स के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 59 हमारे पास है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। अब अपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जिसके अंदर 8 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं। देखो, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको मोलिकुलर मास निकाल दो, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स होते हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। 44 ग्राम में से ऑक्सीजन कितने हैं, 32, ऑक्सीजन कितने हैं 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 8 ग्राम कितने के अंदर होंगे, क्या लिखा हुआ है 8 ग्राम, 8 ग्राम कितने मोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे हमें नहीं पता, तो हम इसको एक्स कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 8 ग्राम। अब यहाँ से x जो है ये मल्टीप्लाई है, और 32 x और 32 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 32 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 8 को अगर आप 32 के ऊपर डिवाइड कर दोगे so you will get 0.25, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 मोल्स। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है कि अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर मास कितना होता है 32 ग्राम, लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25 हो जाएंगे तो उसके अंदर कितने, उसके अंदर मास कितना है 8 ग्राम है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई है कि, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई तो मैंने स्टैचोमेट्री की क्वेश्चंस कराए, ठीक है, जिसके ऊपर 40,000 प्लस व्यूज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनी है, तो आप वो एक दफ़ा देख लो तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। नंबर 60 हमारे पास है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग डैश। अब इसमें से बताएं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के अंदर तो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, यहाँ पे पोलर होता है, HCl जो है पोलर यहाँ पे नहीं है। एटम ऑफ हीलियम गैसेस द हाई टेम्परेचर, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड क्लोरीन। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द करेक्ट। एटम ऑफ हीलियम, इसके अंदर क्या होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। नंबर 61 हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कार्बन के अबाउट। कार्बन जो है ये ग्रेफाइट की फॉर्म में भी आपको मिलेगा, कार्बन आपको डायमंड की फॉर्म में भी मिलेगा, और कार्बन आपको फ्लोरीन जिसको आप बकी बाल कहते हो इसकी फॉर्म में भी आपको मिलेगा। अब ये जो ग्रेफाइट है इसमें क्या होती है, इस तरह हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है, ऐसे बॉन्डिंग होती है। अब ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन एटम है इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर आप इस साइड से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर आप इस साइड से यहाँ से इनको देखते हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है शो करेंगे। उसकी वजह कि यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्ट करती है। सो अगर आप इस साइड से मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अगर आप करते हो तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं शो करता क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आप करते हो या राइट टू लेफ्ट करते हो तो ये यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। हिंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 62 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक इज। अब ये सिंपल सी बात है, 66 में से आप 30 को माइनस कर दो तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 में से 0, 6 और 36, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। एटॉमिक मैस है और एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक मैस में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला डैश। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर सी आपको यूज़ करोगे 2n² का फार्मूला, ठीक है। अगर आप फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो जाएगा। अगर आप सेकंड शेल के अंदर बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा। अगर आप थर्ड शेल के अंदर फाइंड आउट करते हो 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। इसी तरह फोर्थ शेल में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो ये फर्स्ट शेल के शेल होता है, फिर एल शेल होता है, फिर एम शेल होता है, फिर एन शेल होता है एंड सो ऑन। इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फाइंड आउट कर सकते हो। 64 हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। ये आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल है, आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल है। इसमें पूछ रहा है कि सिंगल कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स है। तो देखो जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड जहाँ पे आपको नजर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से ये अबव एंड बिलो पाई बॉन्ड्स है, बीच वाला जो होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल में से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड होगा, और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा होते हैं। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो 5 और 1 कहाँ पर लिखा, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है 1 पाई बॉन्ड एंड देन 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 65 है कि हाफ टाइम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। ये 1/2 H2 का मतलब है कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन ही रह जाएगा पीछे, तो इसलिए हमारे पास ये लिखा हुआ है। यहाँ पे एंथैल्पी जो दैट इज 218 किलोजॉल पर मोल जो कि पॉजिटिव में लिखी है। तो ये आपके पास कौन सी एंथैल्पी है, देखो यहाँ मॉलिक्यूल से आप एटम बना रहे हो तो दैट इज द एटोमाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल। अच्छा आपके पास है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं ना, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की, सॉरी अबाउट दैट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल अच्छा इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम
आर फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 1 मोल से 1 मोल फॉर्मेशन इसकी हो रही है, तो ये हमारे पास क्या, दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 66 हमारे पास है कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ से क्या बनता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी जो है कितनी होती है, दैट इज 692 किलो पर मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जिसको आप 298 केल्विन कहते हो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने रखना होता है। इसी तरह कार्बन जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसपे आपके पास -393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और इससे क्या बन के कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे एंथैल्पी जो है दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी अगेन एग्जाम्पल किस चीज़ की है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये जो MCQ हैं, इसको अगर आपने देखना है तो मैंने आपके साथ इनकी वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं, सारी की सारी एंथैल्पीज़ के बुक, अगर आप वो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। 67 हमारे पास है कि फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस हैव द सेम डैश। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किधर, सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड्स के अंदर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जब ये कन्वर्ट होते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि जब ये कन्वर्ट होते हैं सॉलिड लिक्विड, तो इनकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सेम रहती है, सो दे हैव द सेम वेपर प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो सेम होती है। इस तरह ब्रेकिंग जो है वो भी हमारे पास सेम हो रही होती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड के अंदर। 68 हमारे पास है कि व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है कि क्या है, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस या फिर मॉलिक्यूलर मैस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम का मैस होता है 23, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल इसका मैस निकला है, मॉलिक्यूलर मैस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने, 0.5, मैस आपसे पूछ रहे हैं x, और मॉलिक्यूलर मैस हो गया 40, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो so you will get 20 ग्राम, और विच इज़ द मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज प्रेजेंट 0.5 मोल्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 69 है, ये एक SHE है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ से आप रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो। एक साइड पे जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो। यहाँ पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है, आपने वोल्ट मीटर लगा हुआ है करंट डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे होता है क्या है, कॉपर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो कॉपर पॉजिटिव 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप SHE कहते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस साइड पे है, फ्रॉम कॉपर टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा ऑपोजिट करंट ऑपोजिट साइड पे मूव करती है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ। ठीक है, तो जो करंट होगा दैट वुड बी फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने इसको किया हुआ है। नंबर 70 हमारे पास है कि स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं इसको आप स्टडी करें, इसमें क्या लिखा है, मैंगनीज ऑक्सीडाइज टू +7 टू +2, क्लोरीन आयन रिड्यूस टू -1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है। पहले आपने ये जो मैंगनेट आयन है MnO4 पे -1 चार्ज, इससे आप मैंगनीज की स्टेट निकालें, मैंगनीज +4 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 चार्ज, क्योंकि एज अ होल इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स देख लेने हैं, मैंने इसकी अलग सी वीडियो बनाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ से आपको ये सारे रूल्स जो हैं मिल जाएंगे, कैसे आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है वो भी आपको मिल जाएगी। सो एनीवेज मैंगनीज हो जाएगा 4 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा, -8, दैट इज इक्वल टू -1। मैंगनीज इज इक्वल टू -8 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ पे -1 +8 से क्या बन जाएगा, +7। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, +7। यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, +2। +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, +7 से कितना आ रहा है, +2, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, +7 से
+2 के अंदर इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो मैंगनीज रिड्यूस फ्रॉम +7 टू +2, सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7। अब देखो +7 से +2 की तरफ आना डिक्रीज है ना, स्टेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हम रिडक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन तो नहीं पढ़ते, यहाँ पे उसने ऑक्सीडाइज का वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। क्लोरीन आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0। अब यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर चार्ज -1 है, क्लोराइड के ऊपर चार्ज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे किसी क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे इसके ऊपर स्टेट 0 है, -1 से 0, ये स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज का वर्ड होना चाहिए, तो इसने क्या लिखा है, रिड्यूस लिखा है, इसलिए ये भी नहीं लिखा हो सकता। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1। अब 0 से -1 ये क्या हो रहा है, 0 से -1 ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये -1 से किधर जा रहा है, 0 के अंदर, ना कि 0 से -1 जा रहा है, सो ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 17 हमारे पास है ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स पीएच बिटवीन। अब ह्यूमन ब्लड जो उसका पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.40, सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बहुत मतलब रट्टे वाली बात है, आपने इसको रटना होता है। 72 हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ KSP फॉर लेड सल्फेट सिस्टम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन दिस इज ऑल अबाउट रटा, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब वैल्यूज़ आपके पास गिवन नहीं है, तो आप KSP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एनीवेज दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, नहीं सॉरी 1.8 हो जाता है, नॉट सी नॉट डी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 73 है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, अब वो वहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था, Q मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है, म्यू जो होता है दैट इज़ अ डायपोल मोमेंट, अभी मुझे याद आया, ठीक है, तो आपको मैंने कहा था जब मुझे याद आएगा तो आपको बता देता हूँ, डायपोल मोमेंट। 73 में हमारे पास है कि 2 moles ऑफ A रिएक्ट विद 1 mole ऑफ B एंड इट गिव्स यू प्रोडक्ट। इफ द रिएक्टेंट B इज इन एक्सेस, B जो है उसको आप ज़्यादा अमाउंट में ले लो, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इन द गिवन रेट लॉ इज। अब सिंपल सी बात है, इक्वेशन को छोड़ें, रेट लॉ को देखें। रेट लॉ कह रहा है कि K A का स्क्वायर और B 1 टाइम, तो A का स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे रेट लॉ ने आपको बता दिया कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू A ये क्या होगा, दैट वुड बी द सेकंड ऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। और विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर। 74 हमारे पास है कि द रेट कांस्टेंट K फॉर इज इतना मिनट पर मिनट, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अब हाफ लाइफ आप कैसे फाइंड आउट करते हो, हाफ लाइफ आप लिखते हो T 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। अब K की वैल्यू ऑलरेडी कितनी गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, ऑलरेडी 0.693 पर मिनट गिवन है, तो आप लिखोगे 0.693 डिवाइड बाई 0.693 पर मिनट। पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ के पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, पर मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 75 है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, लेट अस इंक्रीज द साइज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A बिकॉज। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो ग्रुप 2A जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A। उसकी वजह क्या होती है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं इनके वैलेंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सोडियम बिलोंग करते ग्रुप 1A से, मैग्नीशियम बिलोंग करते ग्रुप 2A से, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एटम ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, सो इसमें 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 76 हमारे पास है कि द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज। अब फ्लोराइड आयन का आयोनिक रेडियस हमसे पूछ रहा है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी 136 पिकोमीटर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जिसको आपने याद करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड और NaClO बना रहा है, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, RITE आपने लिखना है, ठीक है, आपने यहाँ पे मिस्टेक जो है वो नहीं करनी। अब ये बन गया, साथ में वाटर बन गया, तो ये कह रहा है कौन से उसके ऊपर हो रहा है, क्या कहते हैं, टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, तो आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। सो ये टेम्परेचर जो है ये अपने याद कर रहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 15
डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो रिएक्शन है ये हो रहा होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा होता है क्लोरीन के साथ, और इस आपके पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सिंपल आप लोगों ने इसको याद करना। यहाँ पे क्लोरीन जो है 0 स्टेट में है, यहाँ पे -1 स्टेट में है। NaClO की अगर हम स्टेट निकालते हैं तो ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है ये -1 में भी जा रहा है, क्लोरीन जो है ये +1 में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी होती है और इसकी रिडक्शन भी होती है। इस रिएक्शन को आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी कहते हो। नेक्स्ट हमारे पास 78 है कि विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज़ द लोवेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। अब अगर आपने मतलब हैलोजन एटम है, ठीक है। हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 7th ए के जो मेंबर्स होते हैं इनको आप क्या कहते हो, हैलोजन्स, क्योंकि क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। सॉल्ट फॉर्मर क्यों होते हैं कि जो आप मेटल के साथ इनको रिएक्ट करते हो तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। तो हम इस पे हमसे पूछ रहा है कि डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम होगी। डिसोसिएशन एनर्जी ये होती है अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, आप इसको एनर्जी दो, इसको ब्रेक करके एटम के अंदर कन्वर्ट कर दो, सो दैट इज़ द डिसोसिएशन एनर्जी। सो फ्लोरीन की जो एनर्जी होती है दैट इज़ 154.80 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलो जॉल पर मोल। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्लोरीन की जो एनर्जी होती है वो भी आप अपने पास नोट कर लें, सो दैट इज़ 242.67 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह ब्रोमीन की अगर आप बात कर लेते हो, सो ब्रोमीन की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 192.46, और इसी तरह आयोडीन मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ कितना, दैट इज़ 150.6 किलो जॉल पर मोल। सो अब देखें आपके ख्याल में कौन सा ऐसा है जिसकी सबसे कम एनर्जी है। सो ऑप्शन नंबर फ्लोरीन की कितनी होती है, 154 है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन की 242 ये सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है ज़्यादा, फिर हमारे पास आयोडीन है। तो आयोडीन की सबसे कम है ना, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं ये मैंने पीटीबी की बुक से ली हैं, ठीक है। पीटीबी की बुक से ली हैं तो उन बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, आयोडीन की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होती है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वीक होती हैं। सो यही इसकी रीजंस हो सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 79 है कि एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ द एलिमेंट आर ड्यू टू। अब अगर आपने ये चीज़ सीखनी है ना तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के नेम से मेरी एक वीडियो है, तो मैं आपको शर्त लगा कहता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। क्रोमियम है और फिर कॉपर है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करते हो तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 हो जाएगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, 4s2 एंड 3d4। इसमें क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आप शिफ्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, 4s1 और 3d5। यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर आप ये वाली करते हो तो दैट इज़ द रॉन्ग। उसकी वजह क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसको आप हाफ कर दो तो हो जाएगा 1। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, 10 को ऑफ कर दो 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल जो है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हाफ फिल्ड हो और कम्प्लीटली फिल्ड हो तो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी। तो देखो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये कन्फिग्रेशन क्या है, दैट इज स्टेबल विच इज़ हाईली एक्सेप्टेबल। इसको एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 29 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। अब ये हो जाएगा 4s2, 3d9 इसकी कन्फिग्रेशन। अब यहाँ से अगर आप S से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दो तो क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10 कन्फिग्रेशन। यहाँ पे S क्या है, हाफ फिल्ड है, और D क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, दैट इज अ स्टेबल कन्फिग्रेशन। ये एक्सेप्टेबल है, अगर आप ये वाली लिखोगे तो ये गलत हो जाएगी। तो अब इसकी वजह क्या है कि हमारे पास इससे स्टेबिलिटी एसोसिएट होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कन्फिग्रेशन, कि हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होगी 4s1 3d5 या फिर 4s1 3d10, ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। नंबर 80 हमारे पास है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3d6 4s2। अब 3d6 4s2 की कन्फिग्रेशन कौन सा शो करता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अभी हम लोगों ने इसका किया
तो इसका क्या बनता है 4s1 3d10 बनता है। कोबाल्ट है, फिर जिंक है और फिर निकल है। अच्छा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो जाते हैं, 4s2 तक 20 हो जाते हैं, बाकी ये 7 है तो आप यहाँ पे 7 लगा दो 3d7। तो ये 4s2 3d7 ये भी नहीं हो सकता। जिंक के एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा, फिर 4s2 हो जाएगा, फिर 3d10 हो जाएगा। तो ये 3d हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, फिर भी ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन में डी के अंदर निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3 कितना हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 20 हो जाएगा और पीछे रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे आप लोगों ने आंसर पिक कैसे करने हैं, आप लोगों ने आंसर पिक करना है 3d6 4s2। तो यहाँ पे क्या है 3d6 है कि नहीं है, 3d6 यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 3d7 है, यहाँ पे 3d10 है, यहाँ पे 3d8 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3d10 है। तो इसमें तो राइट ऑप्शन कोई भी नहीं बनता। Which element of 3D series of periodic table shows electronic configuration of 3d6 and 4s2? ये 3d6 नहीं होगा, सॉरी, ये हमारे पास 3d8 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3d8 लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगी। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, दैट इज 3d8 4s2। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पे होगी, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही मौजूद है। बाकी में आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारी जो कहानी है वो सुना दी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। बाकी आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की इस वजह से हम लोग इसको पिक नहीं कर पाए। नंबर 81 हमारे पास है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इमोनियम नाइट्रेट इज, इमोनियम नाइट्रेट क्या होता है NH3NO3 और NH4 सॉरी NH4NO3, दिस इज द इमोनियम नाइट्रेट। इसमें से नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास होता है 14, 4 हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 4 एटम है। नाइट्रोजन का मास होता है 14, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 16 के साथ क्योंकि मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। इन सबको कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना 79, बल्कि इसको राउंड ऑफ करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 80, हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या इसका निकला है मोलर मास, मोलिकुलर मास निकल आया। अब टोटल मास कितना है 80 है, उसमें से नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो 2 एक मास 14 है, दूसरे का भी 14 हो जाएगा 28, तो इसमें मास कितना है 28। 80 में से 28 क्या है नाइट्रोजन है, परसेंटेज निकाल लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 35%, राउंड अबाउट 35% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमें 46% बहुत ज़्यादा है, 82% बहुत ज़्यादा, 13 बहुत कम है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अप्रोप्रिएट 33%। अदरवाइज अगर आप इसको करेंगे ना तो आपके पास आंसर 35% ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनहाइड्राइड तब बनता है जब आप मॉलिक्यूल से वाटर को निकाल लेते हो। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इससे आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है SO3, ठीक है, यहाँ पे ये -2 क्योंकि -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, सल्फर 6 ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर भी हमारे पास है क्योंकि यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज क्या है +6, इसलिए हम इसको 6 ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी आपको समझ आई मैंने क्या की इसमें, ये SO3 है ना, सल्फर की स्टेट फाइंड आउट करनी, यहाँ पे एक्स लगा दो, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो आप पे ऑक्सीजन कर दो, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स 3 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -6 दूसरी साइड पे जाएगा तो +6। सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है +6 है। 83 हमारे पास है कि ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का माइनस ऑक्सीजन के साथ और फिर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे एनर्जी जो है कितनी रिलीज होती है -96 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे क्या है
कि टेम्परेचर इज़ रेज टू वेरी हाई डिग्री, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में जा रहा है तो नहीं हो सकता। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म इज़ रिमूव क्विकली, ये भी नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट वेरी लो एंड एक्सेस ऑफ एयर इज़ यूज टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी एयर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 84 है कि सिंथेसिस ऑफ इमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और इससे हमारे पास इमोनिया की फॉर्मेशन होती है। व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ इमोनिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर आपने इमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितने मोल्स हैं? 1 मोल यूज़ हो रहा है। हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स यूज़ हो रहे हैं। क्या बन रहा है इससे? 2 मोल्स इमोनिया की बन रहा है। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 4। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएंगे और वॉल्यूम को कम करने के लिए इधर मूव कर जाएंगे, और जब राइट साइड पे आएंगे तो इमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दो। प्रेशर शुड बी इंक्रीज टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ इमोनिया या प्रोडक्ट्स ऑफ इमोनिया। 85 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोड कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सो आपने वो बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर C2H4 है। C2H4 का मतलब ये मॉलिक्यूल है, इथीन का मॉलिक्यूल, दैट इज अनसेचुरेटेड। ये आपके पास क्या है? दैट इज अनसेचुरेटेड। सो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। ये C2H2 है। C2H2 मतलब इथाइन का मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं हो सकता। इसको बीच में से निकाल दो। पीछे रह गया क्या चीज़? पीछे रह गई हमारे पास कार्बन, ये सॉरी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मीथेन है या हाफ टाइम ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, ऑक्सीजन एटम बन जाएगा और ये कॉपर ट्यूब के अंदर तो होता ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। मीथेन रिएक्ट विद एयर, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसकी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कर दो। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन इज नॉन एज कंबस्टन। अब इसमें 2 टाइप होती हैं, वो भी आप लोग याद रखें। एक होती है कंप्लीट कंबस्टन, एक आपके पास होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होता है? एयर की सप्लाई जो है तो मैक्सिमम होती है। इनकम्प्लीट में क्या होता है? एयर की सप्लाई जो है तो मिनिमम होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बन रहा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है कि स्केलेटल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अगेन CH3 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास ये कार्बन है, ये आपके पास क्या है? दिस इज अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। इसको अगर आपने सीखना है तो मेरे आयोपिक के रूल्स देख लो, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब ये स्ट्रेट चेन हो गया, इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। आप इस साइड से नंबरिंग दे दें या इस साइड से दे दें, 1 2 3 4 5, और ये 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 ये 5 और ये 6। दोनों साइड से नंबरिंग जो है वो सेम है। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो, अगर ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर है, ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। 3 और 4 के ऊपर क्या है? मिथाइल है। कितने टाइम से? 2 टाइम से। तो आप डाई लगाओगे, मिथाइल ग्रुप है तो आप मिथाइल कर दो। अब स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन है? स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे पास क्या है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या कहते हो? हेक्स कहते हो। लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के ऊपर है? 1 2 3, 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? 3 हेक्सीन। E लगा दो। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। 3 4 डाइमेथाइल 3 हेक्सीन। आप देखें किसमें है? 3 4 डाइमेथाइल 3 हेक्सीन ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। 87 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर। सिस ट्रांस आइसोमर आइसोमेरिज्म की वीडियो मैंने अपलोड की, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की मेरी वीडियोस देखिए, हाइड्रोकार्बन के ऊपर मेरी कम से कम 20 वीडियोस हैं। इसी तरह के MCQs की सोल्यूशंस आपको मिलेंगी, तो आप अगर वो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। उसकी वजह क्या है कि ये मॉलिक्यूल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ पे क्या है? एक साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल। तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पे ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये आपके पास सिस आइसोमर बन गया। इसी का ये अगर हम ट्रांस आइसोमर बनाते हैं तो इसको आप यहाँ CH3 कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे आप उसका CH3 कर दो, ठीक है। तो ये देखिए ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं, ठीक है। सो इसको क्या कहते हो? दिस इज द ट्रांस आइसोमर। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे इथेन है, इथेन दे नहीं सकता, डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, तो इसलिए हम इसको तो अगर बीच में से बिल्कुल ही हटा देते हैं।
ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे कार्बन जिसके साथ 2 एटम क्लोरीन के लगे हुए हैं, इसको अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत। ये जो ग्रुप है ये दोनों आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ये एटम जो है हमेशा सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी से ट्रांसआइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। तो इसको हम यहाँ से इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। 88 हमारे पास है, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, उसको आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। इसी इथीन का मॉलिक्यूल बन गया और HBr बन गया। सो ये कौन सी रिएक्शन है? दैट इज E2 रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, हमारे पास ये CH3 है, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हम ब्रोमीन लिख देते हैं, यहाँ पे हम CH2 लिख देते हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटते हैं तो उसे क्या बनता है? पोटेशियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन करता है क्या है? ये इस साइड से आएगा, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटॉन के ऊपर जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता तो उस वजह से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस तरह इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगी। ये ब्रोमीन कंबाइन हो जाएगा इस पोटेशियम के साथ तो आपके पास क्या बना लेगा? KBr बना लेगा और यहाँ पे OH इस प्रोटॉन को ले लेगा तो वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन सारा एक स्टेप के अंदर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। इसकी अगर आपने समझनी है तो मेरी अल्काइल हैलाइड की वीडियोज़ हैं, अल्काइल हैलाइड्स की वीडियोज़ देखें तो आई प्रॉमिस कि आपको इन सब की समझ आ जाएगी। 89 हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ब्रोमीन इज़। आप कार्बन ब्रोमीन की एनर्जी आपसे पूछ रहा है तो ये अब अगेन रट्टे वाली बात है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये आपको अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में से मिलेगा। अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है उसके स्टार्ट में सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इधर इसमें भी आपको करा देता हूँ। कार्बन फ्लोरीन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 467 किलोजूल पर मोल। कार्बन हाइड्रोजन के अबाउट भी आप याद रखें कि दैट इज़ 413 किलोजूल पर मोल। कार्बन क्लोरीन के अबाउट याद रखेंगे दैट इज़ 346 किलोजूल पर मोल। और कार्बन ब्रोमीन के अबाउट तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया 290 किलोजॉल पर मोल। और कार्बन आयोडीन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 228 किलोजॉल पर मोल। ये सारी एनर्जी है तो इन सब की यूनिट आप याद रखें किलोजॉल पर मोल। 90 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन सा नहीं? न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास BF3 न्यूट्रल आपको नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन के वैलेंस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं? फ्लोरीन, इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। हर फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्योंकि फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर होते हैं 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको नजर आएगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर इसको देखते हैं, ये 2, ये 4, ये 6, तो बोरॉन जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसका मतलब है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ नॉट एन आ न्यूक्लियोफाइल। नंबर 91 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कब बनता है? जब आपके पास CH3 की फॉर्मेशन होती है आयोडोफॉर्म की, जिसके आपके पास क्या बनते हैं? येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की मेरी वीडियोस देखें। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की मेरी वीडियोस देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अबव फार्मूला। अब ये देखो, ये आपके पास क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स में से। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन होते हैं, दिस इज द बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये डायरेक्टली लिंक, ये बीटा कार्बन है। कितनी बीटा कार्बन है? 3 बीटा कार्बन। तो जहाँ पे 3 बीटा कार्बन होते हैं दैट इज द टर्सरी कार्बन। सो इसलिए टर्सरी अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 93 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन जब होगी तो किसकी होगी? यहाँ पे फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है।
देखो फिनोल के अबाउट याद रखें कि OH जो है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये मेटा पोजीशन के ऊपर लगा, ये आपके पास क्या है? पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे मेटा के ऊपर लग नहीं सकता। यहाँ पे ऑर्थो जो है यहाँ पे कौन सा है? पैरा। यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर तो लगा है, लेकिन ब्रोमिनेशन में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के ऐड हो जाते हैं अक्रॉस द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एटम है, तो ये नहीं सही, ठीक है। थ्री ब्रोमीन एटम एक्चुअली अटैच होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं। ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये हमारे पास एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो पोजीशन है जहाँ पे ये लगा हुआ है दैट इज़ द पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन हो गई है। तो ये हो जाएगी ऑर्थो, ये हो जाएगी मेटा, ये हो जाएगी पैरा, ये हो जाएगी फिर मेटा। ये मेटा के ऊपर फिर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आई होप सो आपको सारे जो ऑप्शंस हैं इनकी समझ आ गई होगी कि कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? विच इज़ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। इसका नाम बनता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। अदरवाइज ये हमारे पास क्या है? कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हो जाएगा फिनोल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम जो दैट इज पिक्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ये दोनों नेम करेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों नेम करेक्ट हैं। कॉमन नेम इसका पिक्रिक एसिड, आयोपिक नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है। अब 95 इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ डैश। अब ये हमारे पास क्या है? दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ डैश। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2। इसको क्या कहते हो? दैट इज द 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 NH2, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके पीछे ग्रुप लगा दो तो ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब यही मॉलिक्यूल इसको आप रिएक्ट करा दें किसके साथ? सीरियल बॉन्ड OCH3। इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे, ये क्या है? दैट इज़ द एसीटोन। हमारे पास क्या है? एसीटोन। एसीटोन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इससे ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि इसका मैकेनिज्म आपको मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कराना। क्यों? क्योंकि मैं तकरीबन 4 दफ़ा इसको करा चुका हूँ, ठीक है। 4 दफ़ा मैं इसको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में करा चुका हूँ, सो इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। सो ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना दैट इज़ हाइड्रोजोन। इसमें हम क्या लगा देते हैं? जोन। अब पहले क्या होता है? हाइड्रोजीन होता है, अब ये क्या बन गया? हाइड्रोजोन। अब यहाँ पे इसने लिखा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लिखते हो 1,2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजोन कुछ और चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयोपिक नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। ये अबव स्ट्रक्चर है, इसका आयोपिक नेम बताना है। देखो जब आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ते हो तो आपका नोमेनक्लेचर उसका आना चाहिए कि अगर आपके पास क्या है? मीथेन, इसको क्या कहते हो? मीथेन इन केस ऑफ अल्केन। अब अल्केन का आपने ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे AL लगाना होता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड तो क्या बन जाएगा? मैथनल बन जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज मैथनल, ठीक है। मीथेन है, ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे AL लगा दो तो मैथनल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। जब भी आपने एल्डिहाइड्स पढ़ने हैं तो ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे क्या लगा देना है? AL। तो ये क्या बन जाएगा? अल्कानल बन जाएगा। इसी तरह कीटोन्स की फॉर्म में आप क्या करते हो? कीटोन्स की फॉर्म में आपने अल्केन लिखा, उसका ई ड्रॉप करके ONE लगा दिया, अल्कानोन बन जाएगा, ठीक है, कीटोन्स की केस में। ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के अंदर आपको मिल जाएंगे। 97 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, फेलेंट सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। सो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट ऐसा है जो एल्डिहाइड्स भी देते हैं, जो कीटोन्स भी देते हैं, जो आपको मैंने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे कराया हुआ है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार कहते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर कराई हुई है तो फिर वो कराई हुई है, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं लिंक्स वहाँ पे दे दूँगा, आप सारी वीडियोज़ देखें अगर आप वाकई में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। अगर टाइम पास करना है तो फिर आपके पास बहाने बहुत होंगे। आपके पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल, इसमें हमारे पास क्या बन रहा है? ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें कहता है कैटलिस्ट कौन सा होता है? इसको आपको हमने कहा था ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक, इसको आप फिशर एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हो। दिस इज फिशर
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, और इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो प्रोटॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर होता है। ऑप्शन में बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 99 हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और आपके पास इस तरह मॉलिक्यूल बना लेगा और साथ में आपके पास HCl की फॉर्मेशन होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। 100 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल, सो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। एस्टरिफिकेशन हमारे पास क्या है, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। इसमें MCQ आता है कि अगर आप एस्टरिफिकेशन को उलट कर देते हो, एस्टरिफिकेशन को उलट कर देते हो उसको क्या कहोगे, एस्टरिफिकेशन का जो उलट होता है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो ईस्टर में वाटर ऐड कर दो, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होकर उसे क्या बनाएगा, दोबारा से अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, तो हमारे पास वो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। 101 सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर, ये अब ज्विटर आयन है। ठीक है, हमारे पास ज्विटर आयन है। अब ये देखो केटाइन, अगर ये केटाइन होता तो इसके ऊपर देखो ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये केटाइन तो हो नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव भी है, एनाइन भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो यहाँ से ओमिट हो गए। न्यूट्रल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नहीं हो सकता। पीछे रह गया कौन, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल साल्ट। 102 हमारे पास है कि विच एसिड इज एडेड इन द अमाइनो एसिड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बेस। अब अमाइनो एसिड है, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, आपने प्रोटॉन ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया। एसिड क्या होता है, फॉर एग्जांपल एसिड क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव देता है। अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, COH, यही आपके पास एसिड को एक्सेप्ट करेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि NH3 जो है ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि NH3 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये इसलिए नहीं हो सकता। R ग्रुप तो वैसे भी कार्बन एटम है, वो कहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गिवन है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। सो स्टूडेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। बाकी की वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।